हेलो गाइस, फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केसीपी एग्रो क्लासेज में, जहाँ पर अपन पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट जो कि ख़त्म हो चुका था। अब जो अपना नेक्स्ट लेक्चर है वो है प्रोटीन और वाइटामिन्स के लिए, जो कि JEE, BHU, नीट और JEE मेंस सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी प्रोटीन और विटामिन्स के क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को, और टॉपिक का नाम तो आपने सुन ही लिया होगा। मैं आपका अपना VK सर स्टार्ट करता हूँ प्रोटीन के साथ। टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पे है, जो आपको दिख रहा होगा प्रोटीन। तो अपन को पढ़ के चलना है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन कहाँ से आए, प्रोटीन को किसने पढ़ना शुरू किया, प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, सब चीज़ें अपन पढ़ के चलेंगे इस वीडियो में। आपका सबसे पहला काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन पे क्लिक करना, जहाँ पर दबाने के बाद में आपकी ज़िंदगी के सारे कष्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। चलो, प्रोटीन तो क्या होते हैं प्रोटीन। सबसे पहला काम, प्रोटीन वर्ड कहाँ से आया। जीरो से हीरो तक कंप्लीट सफ़र चलेगा, वीडियो को एंड तक देखते रहे। देखो आपके पास शब्द है प्रोटीन। ये प्रोटीन शब्द आया है प्रोटीओज शब्द से। और ये जो प्रोटीओज है इसका मतलब होता है प्राइमरी इम्पोर्टेंस, यानी प्राथमिक महत्व, या फिर आप रिक्वायरमेंट बोल सकते हो। अपनी बॉडी में जो प्रोटीन है उसका बहुत सारा रोल है। जैसे कि आप जानते हो कि अपनी बॉडी की जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी किससे बनी है, कुछ ना कुछ पार्ट वहाँ पर क्या है, प्रोटीन का है। अपनी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं, एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब अपनी बॉडी में बहुत सारे काम ऐसे हैं जहाँ पर प्रोटीन पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि सेल की रिपेयरिंग में भी प्रोटीन काम में आता है, और अपने बहुत सारे हॉर्मोन्स भी है जो प्रोटीनेशियस है। इसका मतलब प्रोटीन अपनी बॉडी में बहुत सारी जगह अपने काम में आती है। इसलिए अपन प्रोटीन को स्टडी करते हैं बायो केमिस्ट्री में। नेक्स्ट देखिए, ये जो अपना प्रोटीन है ये अमाइनो एसिड जो होते हैं, अमाइनो एसिड यानी अमीनो अम्ल जो होता है उसके बहुलक होते हैं। बहुलक का मतलब पॉलीमर होते हैं। अब इधर देखिए, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का मतलब क्या है, कोई ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कोई ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, कोई ऐसा कार्बनिक अणु होगा जिसमें अमाइनो मतलब NH2 ग्रुप और एसिड मतलब COOH ग्रुप होगा। तो इधर देखिए, देखते हैं अमाइनो एसिड क्या होता है। तो इधर देखिए, अमाइनो एसिड का इसी अपन फंक्शनल ग्रुप से इस प्रकार्यात्मक समूह से एक फॉर्मूला डेराइव करते हैं। तो आपका अमाइनो एसिड होता है COOH, और यहाँ पर आपका जुड़ा रहता है NH2 ग्रुप, यहाँ पर कोई R समूह जुड़ा रहता है, प्लस एक यहाँ पर जुड़ा रहता है हाइड्रोजन। तो इधर देखिए, ये जो R समूह है, ये R समूह, इसकी वैल्यू चाहे CH3 हो सकती है, चाहे CH2 CH3, मतलब इस बदलती रहती है। और जैसे जैसे इस R की वैल्यू, R का मान बदलता है, वैसे वैसे अमीनो अम्ल का नाम बदलता है। इसका मतलब R जो है ये निर्धारित करेगा अमीनो अम्ल को।
किसको करेगा, अमीनो अम्ल को निर्धारित करेगा। अब इधर देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, यहाँ पर H है, यहाँ COOH है, यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर R है। चारों समूह अलग अलग हो तो ये क्या हो जाएगा, कीरेल कार्बन हो जाएगा। कैसा कार्बन हो जाएगा, कीरेल कार्बन। कैसा कार्बन हो जाएगा, कीरेल कार्बन हो जाएगा। कीरेल कार्बन होने का मतलब क्या है, ये हो जाएगा आपका प्रकाशिक सक्रिय हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। लेकिन एक अमीनो अम्ल ऐसा होता है जो यहाँ पर R की वैल्यू है वो H रखता है। क्या रखता है, H। उसमें HH, अब देखो HH दोनों समूह समान आ गए तो इसमें क्या होगा, कीरेल कार्बन अब नहीं बनेगा। कीरेल कार्बन तब होता है जब चारों वैलेंसी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से फुलफिल होती है। उसका एग्जाम्पल आपका ग्लाइसिन। क्या है, ग्लाइसिन। इसका मतलब क्या होगा कि जो ग्लाइसिन है ये कैसा होगा, प्रकाशिक अक्रिय। कैसा होगा, प्रकाशिक अक्रिय, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कौन, ग्लाइसिन। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कौन सा अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, तो उसका आंसर जाएगा ग्लाइसिन। रीजन क्या है, इसमें कीरेल कार्बन नहीं है क्योंकि R की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, H हो गई। क्लियर है। अब देखिए अपन इन अमाइनो एसिड जो है तो पता चला इनको अमाइनो एसिड क्यों कहते हैं। अब देखिए अपने पास में जो अमाइनो एसिड है ये नेचर में लगभग 300 अमाइनो एसिड होते हैं, जिनमें से सिर्फ 20 ही अमाइनो एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटीन में, या मैं बोल सकता हूँ प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। किसमें भाग लेते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। ये जो प्रोटीन अपने अमाइनो एसिड है इनका मैं कर रहा हूँ वर्गीकरण। तो अपने पास में जो अमाइनो एसिड होते हैं अलग अलग आधार पर अलग अलग वर्गीकृत किए। पहले मैं बात कर रहा हूँ अल्फा, बीटा और गामा अमाइनो एसिड की। तो आपके पास में अमाइनो एसिड का फॉर्मूला क्या था, COOH C NH2 R और ये क्या था, H। तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। आगे यदि कोई कार्बन होता तो कौन सा होता, बीटा। उसके आगे क्या होता, गामा। अभी देखो कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, अल्फा पे, तो ये हो जाता अल्फा अमीनो अम्ल। यदि यही NH2 ग्रुप बीटा कार्बन पे होता तो कौन सा हो जाता, बीटा अमीनो अम्ल। यदि यही कार्बन गामा पे होता, मतलब आपका NH2 ग्रुप गामा में होता तो ये क्या होता, गामा अमीनो अम्ल। तो ये तो हुआ NH2 ग्रुप की पोजीशन के बेसिस पे। अपने जितने भी अमाइनो एसिड है 20, वो सारे के सारे कैसे अमीनो है, अल्फा अमाइनो एसिड। अब देखिए ये जो अल्फा अमीनो एसिड है इनकी अपन बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अल्फा अमीनो अम्ल की। तो ध्यान रखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि रिवीजन का दौर है। तो इधर देखिए अल्फा अमीनो अम्ल जितने भी होते हैं सारे के सारे एल विन्यास लिए होते हैं, यानी इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है, एल होता है। उसके साथ में जितने भी आपके अल्फा अमीनो अम्ल है, अल्फा अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल का जो नामकरण है वो कैसे किया जाता है, तो आप बताओगे ट्राइबल नेमिंग सिस्टम से, यानी रूढ़ नाम पद्धति से। कौन सी पद्धति से किया जाता है, रूढ़ नाम पद्धति से किया जाता है। रूढ़ नाम पद्धति क्या होती है,
तो इधर देखिए, ट्राइबल नेमिंग सिस्टम या रूढ़ नाम पद्धति वो होती है जिसमें यौगिक का नामकरण स्रोत यानी सोर्स के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? सोर्स के आधार पर किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपके पास में एग्जांपल है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन अमीनो अम्ल, ये जो ग्लाइसिन अमीनो अम्ल इसका नाम ग्लाइसिन इसलिए रखा क्योंकि ग्रीक में इसका मतलब होता है मीठा, और ये कैसी होती है? टेस्ट में मीठी होती है। उसके अलावा मैं दूसरा एग्जांपल लूँ तो आपके पास में होता है टाइरोसिन। कौन सी होती है? टाइरोसिन। कैसी होती है? टाइरोसिन जो है, इसको टाइरोसिन इसलिए कहा क्योंकि ये ग्रीक भाषा के टाइरोस सबसे आई है, जिसका मतलब होता है पनीर, चीज़। तो पनीर में कौन सा अमाइनो एसिड होता है? टाइरोसिन। इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? रूढ़ नाम पद्धति के आधार पर दिया जाता है। तो ध्यान रखना, जितने भी अपने सिलेबस में अमाइनो एसिड है वो है अल्फा अमाइनो एसिड, और ये अल्फा अमाइनो एसिड है, इनका नामकरण कौन सी विधि से किया जाता है? रूढ़ नाम पद्धति से किया जाता है। रूढ़ नाम पद्धति क्या है? जिसमें स्रोत के आधार पर नामकरण किया जाता है। तो इधर देखिए, नेक्स्ट वर्गीकरण करते हैं अपन, और वो वर्गीकरण करेंगे अपन इनके गुणधर्म, और वो क्या होंगे? तो इधर देखिए, अपने पास में 3 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। ठीक है, अपने पास में जो फॉर्मूला था अमाइनो एसिड का वो क्या है? मेरे पास में COOH, यहाँ पर NH2, यहाँ H और यहाँ पर है R, राइट है। इधर देखिए, ये जो NH2 है ये कैसा ग्रुप है? क्षारीय। और जो COOH ग्रुप है ये कैसा है? अम्लीय। तो अमाइनो एसिड में दोनों ही प्रॉपर्टी होती है, अम्लीय और क्षारीय। तो यदि यहाँ पर अपन कोई भी अमाइनो एसिड है उसको, इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, और अपने को यदि NH2 ग्रुप है, इसकी संख्या यदि COOH ग्रुप से ज्यादा है तो वो कैसा होगा? क्षारीय। तो क्षारीय कौन सा होगा? जिसमें NH2 समूह ज्यादा होंगे COOH समूह से। यदि COOH समूह ज्यादा है तो कैसा होगा? अम्लीय होगा, क्योंकि यहाँ पर अम्लीय ग्रुप ज्यादा है। यदि COOH ग्रुप इक्वल हो जाए NH2 ग्रुप के नंबर के, तो वो कौन सी हो जाएगी? उदासीन अमाइनो एसिड। यहाँ पर क्षारीय का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखोगे हिस्टिडीन जो है उसका आप ध्यान रखोगे। इधर देखिए, तो अपन पहचान सकते हैं कौन सी अम्लीय है और कौन सी क्षारीय है और कौन सी उदासीन है। अब देखिए, अपने पास में जो अमाइनो एसिड है ये क्या करते हैं? जुड़ जुड़ कर किसका निर्माण करेंगे? प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो अमाइनो एसिड देखो कैसे जुड़ती है। तो अपने पास में ये है COOH
और ये है अपना C, और ये NH2 ग्रुप, ये अपना R है और ये अपना H है। ठीक है, इसमें ये जो इतना पार्ट है ये वाला, इसको बोला जाता है बैकबोन, यानी इसकी रीढ़ की हड्डी यही है, बैकबोन ऑफ प्रोटीन। या फिर आप बोल सकते हैं अमाइनो एसिड का जो बैकबोन होता है वो कौन सा होता है, इतना पार्ट होता है, आर की वैल्यू चेंज होती रहती है। मान लो एक आपका अमाइनो एसिड पड़ा है और दूसरा अमाइनो एसिड ये पड़ा, NH2, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से H2O का जो मॉलिक्यूल है, इन दोनों में से यहाँ से H2O का एक मॉलिक्यूल निकाल दो, बाकी सबको ऐसा का ऐसा जोड़ देंगे, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को बोलते हैं अपन पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड बंध बोलते हैं। तो दो अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। यदि पेप्टाइड बॉन्ड बनते टाइम अमीनो अम्ल की संख्या, अमीनो अम्ल की संख्या 2 हो सकती, मिनिमम 2 तो जुड़ेंगे आपस में, 3, 4, 5, 6, 7 कंटिन्यू चलती रहेगी। तो 2 यदि अमीनो अम्ल जुड़े हुए हैं तो ये क्या हो जाएगा, डाई पेप्टाइड। 3 है तो ट्राई पेप्टाइड। 4 है तो टेट्रा पेप्टाइड। 5 है तो पेंटा। ऐसे करते करते यदि 10 तक चली जाती है तो इसको जब 10 अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तब इस श्रृंखला को बोलते हैं पॉली पेप्टाइड श्रृंखला। और ऐसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जिसका जो वेट है, जिसका वेट अगर 10,000 डाल्टन, ये क्या लिखा हुआ है, डाल्टन से अधिक यदि इसका मोलिकुलर वेट हो जाए तो उसी को बोला जाता है प्रोटीन। इसका मतलब प्रोटीन किसके बहुलक है, अमीनो अम्ल के बहुलक है। और मुझे बताइए यदि एक प्रकार का बहुलक है तो बायोलॉजी के अनुसार इसको क्या बोला जाएगा, प्रोटीन एक प्रकार का क्या है, वृत्त अणु है, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल, ना कि ये कोई सूक्ष्म अणु है। कैसा अणु है, वृत्त अणु की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। अब देखिए आपके पास में जो अमीनो अम्ल है कुछ अमीनो अम्ल ऐसे हैं, रिवीजन का है तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। 2 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट है, तो आप ध्यान रखोगे सल्फर युक्त अमीनो अम्ल। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन से हैं, तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक ध्यान रखोगे। ससिम क्या लिखोगे, स का मतलब सल्फर, सी का मतलब सिस्टीन और मैं का मतलब मिथियोनिन। सल्फर कंटेनिंग कौन कौन से हैं, सिस्टीन और मिथियोनिन अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनमें सल्फर है, और इनका ध्यान रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में दोनों जगह लिखा हुआ है। अब देखो होता क्या है, ये जो अमीनो अम्ल है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसको देखिए। NH2 R H और ये क्या है, COOH। तो इधर देखिए
इस NH2 पे यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है। एक मिनट रुक जाइए भाई, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, और यहाँ पर ये COOH ग्रुप है। मैं जैसे ही एक अमाइनो एसिड को कहाँ डालता हूँ, जल में डालता हूँ। किस में डालता हूँ, जल में। तो जल में डालने पर क्या होगा, ये क्या होगा, आयनीकृत होगा। तो यहाँ पर ये जो OH, ये COOH ग्रुप है, ये कैसा है, ये एक प्रकार का अम्लीय ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, अम्लीय ग्रुप है। अम्लीय ग्रुप है तो ये जैसे ही पानी में जाएगा ये क्या डोनेट करेगा, H+ डोनेट करेगा। यदि ये यहाँ से H+ डोनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, CR, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस, और क्या यहाँ से क्या निकलेगा, H+। यहाँ पर जो आपका NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप के पास में क्या है, लोन पेयर है। तो पानी में पड़े हुए H+ को ये अपना क्या दे देगा, लोन पेयर दे देगा। लोन पेयर देते ही H+ किसके साथ जुड़ जाएगा, NH2 के साथ में, और ये कैसी स्ट्रक्चर बना लेगा, ऐसी COO- HR, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH3, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस। अब देखो यहाँ पर एक ही अणु में आपको प्लस और माइनस दोनों दिख रहे हैं। तो ऐसे यौगिक जिसमें प्लस और माइनस एक ही अणु पे होते हैं, इसको बोला जाता है ज्विटर आयन। क्या बोला जाता है, ज्विटर आयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ज्विटर आयन बोला जाता है। तो इधर देखिए, इस ज्विटर आयन होने के कारण ये ना तो अम्लीय प्रकृति का बसता है और ना ही क्षारीय प्रकृति का बसता है। ये कैसी प्रकृति का हो जाता है, उदासीन प्रकृति का होता है। प्लस ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है, क्योंकि इसके पास प्लस और माइनस दोनों है। तो ये एसिडिक और बेसिक दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उभयधर्मी बोलते हैं। तो ज्विटर आयन कब बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब इसको क्या करेंगे आप, जल में घोलेंगे। किस में घोलेंगे, जल में। यदि आप इसको घोलोगे तभी ये क्या बनाएगा, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम मॉलिक्यूल पे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। और ऐसा किस में होता है, अमाइनो एसिड में, जिसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, उभयधर्मी, यानी मैं बोल सकता हूँ एम्फोटेरिक। तो अमाइनो एसिड किसका निर्माण करते हैं, ज्विटर आयन का निर्माण करते हैं, जब इनको किस में डाला जाता है, वाटर में डिसोल्व किया जाता है। अब देखिए इन अमीनो अम्ल को दो कैटेगरी में, वैसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। आप जनरली बुक में एनसीईआरटी में 2 कैटेगरी देखोगे, वास्तव में कितनी कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला आपका है आवश्यक अमीनो अम्ल, फिर अनावश्यक अमीनो अम्ल, और एक होता है अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल। तो इधर देखिए, आवश्यक, किसी भी वर्ड के आगे आवश्यक लग जाए इसका मतलब होता है कि वे पदार्थ हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, सिर्फ उन्हीं के आगे क्या लगता है, इसेंशियल लगता है। जो अपने शरीर में बन जाते हैं वो तो इसेंशियल है ही नहीं, वो अपने को बाहर से नहीं लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो अपनी बॉडी में होंगे। इनको बोला जाता है अनावश्यक। वो होते हैं वे जो हमारे शरीर द्वारा संश्लेषित होते हैं। अर्ध संश्लेषित क्या होंगे, जो कभी कभार संश्लेषित हो भी जाते हैं और अपने को बाहर से भी लेने जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ध्यान रखोगे, आर्जिनिन और स्टिडिन।
अभी ध्यान रखो, ये जो अपने अमीनो अम्ल हमने क्या बताया था, 300 में से 20 ऐसे होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको ऐसे कैटेगराइज कर रखा है, जिनमें से 8 यहाँ होते हैं और बाकी 2 यहाँ हैं, ये अपने 10 अनावश्यक होते हैं। क्लियर है? इनके नाम आपको याद करने जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से आवश्यक है और कौन से अनावश्यक है। इसकी ट्रिक लगभग सबको आती है, वही टीवी, मिलपात या आवश्यक अमीनो अम्ल की क्या है ट्रिक है, आप नाम से याद कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जो अमीनो अम्ल है वो अल्फा है और एल विन्यास लिए हुए होते हैं, जिनमें से ग्लाइसिन एक ऐसा है प्रकाशिक अक्रिय है, बाकी सारे कैसे हैं प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। अब इधर देखिए, अमीनो अम्ल कौन से बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। अब इधर देखिए, ये जो अपने प्रोटीन है इनमें सारे के सारे क्या है अमीनो अम्ल है, तो अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाएंगे प्रोटीन, और ऐसा अमीनो अम्ल जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, और कितने न्यूनतम 10 अमाइनो एसिड मिलकर एक चेन बनाते हैं उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, और जिसका यदि मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। तो इधर देखिए, इस प्रोटीन को वर्गीकृत किया हुआ है। पहला अपन वर्गीकरण पढ़ लेते हैं शेप के आधार पर, जिसमें आपको सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है। वहां पर 2 कैटेगरी दे रखी है आपको, सिर्फ जितना बोला जाए उतना याद कर लो एक बार। एक दी हुई है आपको फाइब्रस यानी रेशेदार, और एक आपको दी हुई है ग्लोब्यूलर। कैसी दी हुई है, एक फाइब्रस है एक ग्लोब्यूलर है। फाइब्रस के एग्जाम्पल है मायोसिन और किरेटिन। मायोसिन जो आपके मांसपेशियों में है और किरेटिन आपके नाखून वगैरह में, हेयर वगैरह में है। ग्लोब्यूलर का एग्जाम्पल आप ध्यान रखोगे एल्ब्यूमिन और आपका इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में एक लाइन ध्यान रखोगे, इसमें कुल 51 अमाइनो एसिड होते हैं। टोटल कितने होते हैं 51। याद करने का ट्रिक बता दूं, ग्लोब्यूलर में एल आ रहा है, एल्ब्यूमिन में भी एल आ रहा है, इंसुलिन में भी एल आ रहा है। इसमें एल नहीं आ रहा, इसके एग्जाम्पल में भी एल नहीं है, इसमें भी एल नहीं है, तो आप याद कर सकते हो। ये हो गई इसकी ट्रिक। अब देखो फर्दर इनको संरचना के आधार पर 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है प्रोटीन को। वन डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। और 2 डिग्री को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, अल्फा और बीटा। अल्फा की जो संरचना होती है वो होती है हेलिकल रूप में होती है, और बीटा की जो संरचना होती है वो प्लेट के रूप में होती है। 1 डिग्री कुछ ही नहीं है, बिल्कुल जो प्लेन स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं 1 डिग्री। 2 डिग्री क्या होगी, अल्फा हेलिकल मतलब वो ऐसे हेलिकल के रूप में होगी। प्लेट के रूप में मतलब इसके जो जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं आपस में हाइड्रोजन बंध के कारण प्लेट जैसी संरचना बना लेंगे। और 3 डिग्री में क्या होगा, और ज़्यादा इसकी कोइलिंग हो जाएगी, मतलब ये कोइलिंग जो है आपकी बढ़ती जाएगी। 4 डिग्री में इसकी जो कोइलिंग है वो और ज़्यादा होती जाएगी। तो इस कोइलिंग बढ़ती जाएगी जैसे जैसे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और वो क्या है चतुर्थक, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी। इधर देखिए जो अल्फा हेलिकल पूछ ले कि ऐसा हेलिकल रूप कैसे हुआ, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आपका जो C डबल बॉन्ड O और आपका जो NH है, NH समूह है, इनके बीच में हाइड्रोजन बंध के कारण ये सब हुआ है। और पूछ ले कि ये जो 3 डिग्री और 4 डिग्री वगैरह है ये संरचना ये किन के कारण इतनी आपस में जुड़ी रहती है, तो आप क्या क्या बताओगे, हाइड्रोजन बंध, वांडरवाल बंध, सल्फाइड बंध, और यहाँ पर और कौन सा बंध है, पेप्टाइड बंध। इन सब के कारण क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर एक नया पॉइंट आता है
और वो होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी इसको बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। क्या बोलते हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण। और प्रोटीन का विकृतीकरण का मतलब क्या है? यदि आप भौतिक गुणधर्म जैसे ताप या फिर रासायनिक गुणधर्म जैसे पीएच चेंज कर देते हो आप यदि मीडियम का, तो क्या होता है कि ये जो आपके प्रोटीन है ये क्या हो जाते हैं, इनके जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके जो सल्फाइड बॉन्ड है ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। टूटने के कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, इनके जितने भी गुणधर्म होते हैं ये क्या कर देते हैं, खो देते हैं। अपने जो गुणधर्म होते हैं स्वयं के वो खो देते हैं, जिसको बोला जाता है प्रोटीन का विकृतीकरण। यानी ताप बढ़ाने पर या फिर पीएच चेंज करने से प्रोटीन का क्या हो जाता है, व्यवहार खत्म हो जाता है, ये अपनी प्रॉपर्टीज क्या कर देते हैं, खो देते हैं। इसको बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण, जिसका अच्छा एग्जाम्पल है आपके जो आप अंडा होता है, अंडा उसके प्रोटीन का विकृतीकरण। या फिर आप जब दूध में नींबू वगैरह डालते हो तो वो जो फट जाता है, ये सब क्या है, प्रोटीन का विकृतीकरण। लैक्टिक एसिड के कारण ऐसा होता है। फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन के एग्जाम्पल ध्यान रखोगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्विटर आयन क्या होता है, देख लिया, जब प्लस और माइनस एक ही अणु पे होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। अमाइनो एसिड का नामकरण कौन सी पद्धति से किया जाता है, तो आप ध्यान रखोगे रूढ़ नाम पद्धति से। अब देखिए विटामिन, तो आप सिर्फ रिवीजन को देखें, आपके पास विटामिन होते हैं, इनके 2 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है वसा में घुलनशील, एक होते हैं जल में घुलनशील। इनको फैट सोल्यूबल बोलते हैं और इनको वाटर सोल्यूबल बोलते हैं। फैट सोल्यूबल कौन से होंगे, तो आप ध्यान रखें, इनकी ट्रिक लिख लोगे, कीड़ा, इन विटामिन के, ई, डी और ए। उसके अलावा जो बच गए वो कौन कौन से हैं, बी और सी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनके वैज्ञानिक नाम से, तो वैज्ञानिक नाम के लिए अपन पहले ट्रिक लिखेंगे, और ट्रिक आपकी रथ एक टॉफी। ऐसे याद कर लोगे, रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, कैसे कैल्सिफिरोल, टो से टोकोफिरोल, फी से फिलोक्विनोल। ये विटामिन ए है, ये विटामिन बी है, ये विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। विटामिन के का मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन जो के है, इसकी यदि कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता। यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो सौंदर्य की कमी होती है और बांझपन जैसे कैरेक्टर आ जाते हैं। यदि ए की कमी है तो आपके कौन सा रोग हो सकता है, रतौंधी।
या फिर आपके हो सकता है आंखों का लालपन, जिसको आप ज़ेरोफ्थेल्मिया बोलते हो, या आपके रोग हो सकता है एक्सोप्थेल्मिया। इधर देखिए, यदि बी है तो रोग कौन सा होगा? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। नाम पता चला स्कोर्बिक्स में देखो स्कर्वी, तो यहाँ से आ जाएगा स्कर्वी। कैल्सीफेरोल से दो चीज़ ध्यान रखना, बच्चों में और वयस्क में यहाँ पर रोग होता है रिकेट्स, और यहाँ होता है ऑस्टियो मलेशिया। ये डिसीज ध्यान रखोगे जिनमें विटामिन के का जेट में बहुत बारी बार पूछा गया है। अब जो आपका विटामिन बी है ये कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है, तो अपन देखेंगे इधर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में आप ध्यान रखोगे B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12। ट्रिक याद रखोगे, थोड़ा न्यू पेंट पर फंसा, इसका ध्यान रखोगे। थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरोडॉक्सिन, फॉलिक अम्ल, साइनोकोबालामाइन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है विटामिन B12 है, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ आपके दही में पाया जाता है। और विटामिन B12 होता है, इसका काम होता है आरबीसी का परिपक्वन करवाना, और इसका जो अवशोषण होता है वो आपकी छोटी आंत के इलियम भाग में होता है, और इसका जो अवशोषण करवाता है वो करवाता है CIF कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी कारक, जो कि आपके स्टमक से सिक्रेट होता है Cl के साथ में। यदि ऐसा पूछा जाता है कि आरबीसी का परिपक्व नहीं होगा तो रोग कौन सा होगा, तो आप बताओगे परनासी, एनीमिया जिसको बोलते हैं परनीशियस एनीमिया, यानी आरबीसी का परिपक्वन नहीं होता है। थायमिन का ध्यान रखोगे, बेरी क्लियर। रोग का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। B12 का स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी बायोलॉजी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो B12 है इसकी कमी से आरबीसी का परिपक्व नहीं होता, दही में होती है, ये भी ध्यान रखिए, यदि बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतनी चीज़ें विटामिन के बारे में ध्यान रखिए कि विटामिन दो कैटेगरी के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन कौन से हैं? कीड़ा, और वाटर सोल्यूबल कौन सा है? BC। इसके बाद में B जो होता है वो कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है, सिर्फ अपने यहाँ पर केमिकल नेम होते हैं। यदि जनरल कंपटीशन की बातें होती तो अपन इनके स्रोत वगैरह याद करते हैं, अपने को ध्यान नहीं रखना। अपने जेट IC और BHU और नीट में सिर्फ इनका केमिकल नेम पूछा जा सकता है, हद मार के, और पहले वाले जो 5 डिजीज थे उनके मतलब उसके जो केमिकल नेम और उसके डिजीज पूछे जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही अपने लिए इम्पोर्टेंट है। रिवीजन है, ऐसी चीज़ों को ना छोड़े जो एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी उनको बिल्कुल नोट करके चले, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाना है। तो ये हो गए आपके प्रोटीन, और आपका हो गया
अमाइनो एसिड और उसके साथ में अपन ने पढ़ लिया विटामिन्स, इन सबको आप नज़र में रखें। सबसे इंपॉर्टेंट तो बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से पूछे जाते हैं, कौन सी अपचय शर्करा कौन सी अनपचय शर्करा है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेजर पॉइंट नहीं है, मेजर पॉइंट वो वाला है क्योंकि वहाँ पर केमिस्ट्री, रियल केमिस्ट्री वहाँ लगती है, यहाँ पर थोड़ा सा उसका कम इफेक्ट है, बायोलॉजी का इफेक्ट ज़्यादा है, तो ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी चांद को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर दे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे।